सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। दोनों ही बेहद संजीदा विषय हैं। एक सामाजिक विषय है, दूसरा राजनीतिक विषय है। पहले बातचीत सामाजिक विषय के संदर्भ में और दूसरे चरण में हम बात करेंगे एक राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर। पहला जो विषय है वो इस देश के संदर्भ में एक बड़ी अचंभित कर देने वाली घटना को लेकर है। कल 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर का दिन भारत की आजादी के इतिहास में एक अलग स्वरूप में देखा इसलिए जाएगा कि आजादी के 75वें साल में देश में एक नई शुरुआत होने जा रही है। विदेशी चिकित्सा पद्धति जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, उसकी पढ़ाई अब विधिवत हिंदी में शुरू होने के संदर्भ में कदम उठाया जा रहा है। 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में एक विशाल समारोह आयोजित है। देश के गृह मंत्री अमित शाह उस समारोह में शिरकत करेंगे और शिरकत करके वो पुलिस संबंधी कोई व्यवस्था को नहीं बल्कि चिकित्सा शिक्षा के नए पाठ्यक्रम को जो हिंदी में तैयार किया गया है उसको लोकार्पित करेंगे। देश के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। ये बात बड़े लंबे समय से देश में चर्चा का विषय रही कि हम अंग्रेजी के पीछे कब तक बने रहेंगे, अंग्रेजी के पिछलग्गू बन के ये देश कहाँ जाएगा, क्या मेडिकल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमें हिंदी भाषा में नहीं करनी चाहिए। देखिए ये शुरुआत हो रही है, पर ये शुरुआत औपचारिक है या वाकई जमीनी स्तर पर इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी की गई है। दूसरा सवाल इस बात का है कि दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी को खारिज करते हुए अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा के अंदर ही शिक्षा को अपनाया हुआ है, लेकिन वहां चुनौती के तौर पर अंग्रेजी नहीं रहती। यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि अंग्रेजी जब तक बनी हुई है तब तक क्या हिंदी के संदर्भ में उसे दोयम दर्जे की निगाह से तो नहीं देखा जाएगा। एक महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा विषय जिस पर हम बात करेंगे वो गुजरात की राजनीति से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी इस समय भाजपा के निशाने पर क्यों है, इस पर बात करेंगे। देखिए पहले बातचीत हिंदी के पाठ्यक्रम के तैयार होने को लेकर, जिसका हिस्सा बनने के लिए कई विषय विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय में कुछ तथ्य परक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भाषा के महत्व को समर्पित है। हमारे यहाँ कहा गया कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, मिल निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय के सूल। अर्थात मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं है और अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तकरीबन 100-125 साल पहले ये बात कही और हमें समझने में क्या कुछ ज्यादा समय नहीं लग गया। इसे अपने जहन में रखते हैं और इस विषय पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब मौजूद हैं जो एम्स दिल्ली के निदेशक रहे हुए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरद जैन साहब भी मौजूद हैं और इन सब के बीच में लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत जी खास तौर पर मौजूद है जिन्होंने हिंदी के इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन की कोशिशों में महती भूमिका निभाई। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सूर्यकांत आपसे ही करते हैं और आपसे समझने की कोशिश करते हैं। ये चर्चा में आने के लिए, अपने आप को चर्चित करने के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है या इसको हम गंभीरता से लें। वाकई देश में एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है और चिकित्सा शिक्षा जगत की ये एक बड़ी घटना है। ठीक है, नोट इशू डिलीट कर देंगे। राइट सर, ठीक है। चल गए सर, मैंने देख लिया। जी डॉक्टर सूर्यकांत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ये प्रश्न मुझसे है। जी सूर्यकांत जी, आप भी थे, आप इस पाठ्यक्रम का हिस्सा थे तैयार करने के संदर्भ में, तो इसलिए मुझे जानना है आपसे। एक बार दोहरा दीजिए। मैं डॉक्टर सूर्यकांत जानना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा का पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार किया गया है, ये एक गिमिक है, चर्चा में आने के लिए एक शिगूफेबाजी है या इसे गंभीरता से लेना चाहिए? एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और चिकित्सा शिक्षा जगत में वाकई एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। किस दृष्टि से देखें हम इसे? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको 29 वर्ष पहले ले चलता हूं, एक छोटी घटना बताता हूं। तब भी लोगों ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया था। आज से 29 वर्ष पहले मैंने एमडी के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। और मैंने जब कहा कि मैं अपनी एमडी के शोध प्रबंध को यानी थीसिस को हिंदी में लिखूंगा तो मेरा विरोध शुरू हो गया और 1 वर्ष के संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जब ये प्रस्ताव पारित किया कि हमारे प्राचार्य डॉक्टर सूर्यकांत के हिंदी में लिखे हुए शोध प्रबंध को
अनुमति प्रदान करें, तब उसको अनुमति मिल पाई। और उस समय लोगों में मेडिकल एजुकेशन में आप हिंदी में एक शोध प्रबंध लिखना चाहते हैं, ये एक पागलपन है। क्या आप प्रचार करना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं? और क्या आप वास्तव में संजीदा हैं? ये इस तरह के प्रश्न आज से 29 वर्ष पहले भी उठाए गए थे। ये देर से ही सही 29 वर्ष लगे मुझे इंतजार करने में कि कहीं से तो कोई खबर आई, तो मध्य प्रदेश सरकार को मैं बधाई देता हूं और उनकी पहल का स्वागत करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये शुरुआत है, और शुरुआत अगर इतनी अच्छी है कि भारत के गृह मंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि आगाज जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है, और देश में मूल रूप से चिकित्सा शिक्षा विकसित हो सके, हम केवल अंग्रेजों के चिकित्सा शिक्षा में मानसिक गुलाम न बन सकें, बल्कि हम मूल रूप से कुछ शोध कर सकें, मूल रूप से कुछ चिकित्सा शिक्षा में सुधार कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें, इसके लिए एक बहुत अच्छी पहल साबित होगी। ये सिर्फ और सिर्फ शिगुफा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है। एक बात जानना चाहूंगा सूर्यकांत जी, फिर मैं शरद जी के पास चलूंगा। अभी भारत के डॉक्टर्स दुनिया भर में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। अंग्रेजी भाषा में पढ़े हुए हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में शिक्षित रहे हैं, बड़ी बड़ी फेलोशिप करने के लिए विदेश जाते हैं, वहां के डॉक्टर के बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं देते हैं। अब आप हिंदी में पढ़वा दे रहे हैं। शुरुआत में ताली बजाने में तो अच्छा लग रहा है, पर 10 साल 15 साल बाद होगा क्या? इसके लिए दिमाग में चिंताएं आती हैं। उन चिंताओं को दूर करिए ना। देखिए हिमांशु जी, मैं छोटी सी बात कि हमारे देश में जब आप कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसको लिखता है 1 टैबलेट थ्राइस डेली, 1 टैबलेट TDS। अब इस 1 टैबलेट TDS लिखने से कितने लोग समझ पाते हैं कि एक गोली सुबह दोपहर शाम खानी है? हमने जब एक सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 72% लोग ये समझ ही नहीं पाए, अगर वो निशान ना गोली का लगा हो तो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गोली कितनी बार खानी है। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन हमारा जो है, पर्चा हमारा जो है, हमारा जो सलाह है रोगी को, वो इसके लिए नहीं है कि हम अपनी विद्वता दिखाते हुए और पर्चा बढ़िया लिख दें। वो इसके लिए है कि मरीज उसको अच्छी तरह से समझ ले, खा ले और उसको असर दिखाई दे। और जब मैं 11 वर्ष पहले अपने विभाग का विभाग अध्यक्ष बना, हमारे यहाँ तमिलनाडु से भी छात्र आते हैं, हमारे यहाँ बिहार से भी आते हैं, बंगाल से भी, उड़ीसा से भी। और मैंने कहा कि भाई पहले आप आए हैं तो आप हिंदी अपनी सीखिए और उसमें हिंदी में लिखिए कि ये सिरप 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, ये गोली सुबह शाम, ये सुबह खाली पेट, ये नाश्ते के बाद। और जहां तक रही व्यवहारिक हिंदी की बात, तो मैं बता दूं कि जब मैंने आज से 29 वर्ष अपने MD का थीसिस हिंदी में लिखी थी, तो मैंने उसमें अंग्रेजी के शब्द, यानी जो हमारे टेक्निकल शब्द हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी, तो मैंने एंटीजन एंटीबॉडी की जो विशेष स्थिति होती है वो नहीं लिखी। मैंने एंटीजन को एंटीजन ही लिखा, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी लिखा। यानी आप भाषांतर जब करते हैं, यानी भाषा का रूपांतरण करते हैं, तो इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि शुद्धता के चक्कर में आप भाषा को इतना क्लिष्ट बना दें कि जो भाषा का मूल उद्देश्य संवाद है वो समाप्त हो जाए। तो इसलिए भाषा को लेकर ये मेरा दुराग्रह बिल्कुल नहीं है, या किसी का भी नहीं होना चाहिए कि हिंदी में जब आप कहें चिकित्सा शिक्षा, तो आप एंटीजन एंटीबॉडी या और जो प्रॉपर नाउन मेडिकल लैंग्वेज में प्रयोग होते हैं उनका हिंदीकरण करते हैं। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। देखिए, आज अंग्रेजी भाषा उन्नत इसलिए है क्योंकि प्रतिवर्ष लोग 50,000 लाखों शब्द दूसरी भाषाओं के आत्मसात कर लेती है। हिंदी तो छोड़िए, हमारे संस्कृत, बंगाली, उड़िया, इन सबके अच्छे अच्छे शब्द होने वाले वो भी अपने इंग्लिश में शामिल कर लेते हैं। तो हमें भी अगर हिंदी को विस्तार देना है तो हमें कुछ शब्द अंग्रेजी के उसमें समाहित करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, भाषा का जो मूल रूप है वो बदलना नहीं चाहिए, ये मेरा मतलब है। तो सूर्यकांत जी तो बहुत आशावादी है इस संदर्भ में। मेरे साथ में शरद जैन जी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रहे हैं। ये बात तो तमाम राज्यों के संदर्भ में कही गई, भाजपा की सरकार भी कई राज्यों में है, पर शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। अगले साल चुनाव है, क्या चुनाव की दृष्टि से हो रही है, या हिंदी के प्रति प्रेम केवल मध्य प्रदेश को है इसलिए हो रहा है? उत्तर प्रदेश जो इतनी बड़ी आबादी का राज्य है वहां पर नहीं? थोड़ा बताएंगे शरद जी, मध्य प्रदेश ही क्यों? इस बात को लेकर बहुत पहले से
जो विचार था वो चल रहा था, और जिस प्रकार का आपने बोला कि वास्तव में यह कोई राजनीति नहीं है। जी किया जा रहा है, और निश्चित रूप से कल हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उनके दिशा निर्देशन में यह सब हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं स्वयं इस विभाग का मंत्री था, और मैंने देखा कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। जैसा अभी बात आई थी कि ऐसे कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों का वहाँ अन्य अर्थ भी निकाला जाएगा, और उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदी यानी बाकी तमाम लोगों को छोड़ दिया जाए। हर बात की व्यवस्था की गई है, और सबका साथ की बात है। तो शरद जी तो इसके प्रति सकारात्मक है, लेकिन इसके व्यवहारिक पहलुओं को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर सूर्यकांत तो स्वयं उस अनुभव से गुजरे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। और जिन्होंने अपना जीवन ही चिकित्सा जगत में लगा दिया, ऐसे डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव साहब भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं संवाद डॉक्टर मिश्रा जी से ही करना चाहूंगा शुरुआत में। और मिश्रा साहब आपसे जानना चाहता हूँ, कितनी बड़ी चुनौती को बुलावा है ये। यहाँ हिंदी भाषी स्कूल होते हैं, अंग्रेजी भाषाई स्कूल होते हैं। जो अंग्रेजी भाषा स्कूल में पढ़ता है उस बच्चे को थोड़ा ज्यादा बेहतर माना जाता है, समाज में उसे अतिरिक्त सम्मान के साथ देखा जाता है। हिंदी स्कूल अलग है, अंग्रेजी स्कूल अलग है। ये मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई की बात हो रही है हिंदी में, कितनी व्यवहारिक है। क्या अलग अलग क्लासरूम लगेंगे? हिंदी की क्लास अलग जगह पढ़ाई जाएगी, अंग्रेजी की क्लास अलग पढ़ाई जाएगी, लेक्चर हिंदी का अलग होगा, अंग्रेजी का अलग होगा। कुल मिला के कहानी की कितनी जटिलता आपको दिखाई दे रही है। अच्छा है, समारोह कल काफी बड़ा होने वाला है, केंद्रीय गृह मंत्री भी आ रहे हैं, पर सफर वाकई उतना ही आसान है जितना सरकारें दिखाने की कोशिश करती हैं, या अतीत के संघर्ष के चलते सूर्यकांत जी जितने उत्साहित हैं, क्या डॉक्टर मिश्रा भी उतने ही उत्साहित है? धन्यवाद हिमांशु जी। और सूर्यकांत जी की हिंदी सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। मेरी हिंदी उतनी शायद अच्छी नहीं है। मैं कोशिश हमेशा प्रयत्न करता हूं कि मैं हिंदी शुद्ध बोलूं, लेकिन जैसे सूर्यकांत जी ने कहा कि उसमें मिश्रण कई बार आवश्यक हो जाता है। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी पहल इसको हम कहेंगे। चुनौतियां हैं और आएंगी आने वाले समय में। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चुनौतियां इसलिए भी हैं कि भारत में देखिए 15 भाषाएं तो जो मानी हुई, जिनका रिकॉग्निशन जिसको हम कहते हैं, उनको मिली हुई है। चाहे उसमें तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, आसामी, बंगाली, और फिर हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है। तो अगर राष्ट्रभाषा है तो शुरुआत हिंदी से हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको राष्ट्रभाषा कहते हैं तो हमको इस पे भरोसा भी होना चाहिए, हमको इस पे विश्वास भी होना चाहिए कि कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, मैं अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, और मुझे अंग्रेजी में भी मेरा हाथ उतना तंग नहीं है जितना कई लोगों का होता है। तो अंग्रेजी भी मैं अपने काम के लिए अच्छी बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैं शायद आंग्ल भाषा में उतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ जितने अंग्रेजी स्कूल के पढ़े हुए लोग शायद होते होंगे। मेरे फादर इंग्लिश के टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे 11वीं 12वीं क्लास को। लेकिन इसमें ये जरूर है हिमांशु जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे अधिकांश मेडिकल के छात्र होते हैं वो हिंदी मीडियम से ही आते हैं, और ये बिल्कुल ये वास्तविकता है। और आज भी मैं इसको महसूस करता हूं कि कोई भी जटिल समस्या को अगर हम अपनी भाषा में समझाते हैं तो वो हम समझा भी अच्छा पाते हैं और लोग समझ भी अच्छा पाते हैं। और कई बार अंग्रेजी के बीच में हम अपना हिंदी का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और अब और ज्यादा करने लगे हैं। और रोगी से बात करते समय भी मैं तो हिंदी बोलता हूं, फिर अगर रोगी को लगता है कि कुछ दिक्कत है तो फिर मैं
उसको अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन कर देता हूं। तो ये, लेकिन भारत में जो चुनौती रहेगी, हिंदी के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बाकी भाषाएं भी, जैसे तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाई कर सकते हैं वो, अंग्रेजी जो भारत में मानी जा रही है वो ये है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे भी एक दूसरे की बात समझने और समझाने में, क्योंकि अब उत्तर भारत से जो लोग हिंदी बेल्ट जिसे कहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब ये सब आते हैं, इसमें दक्षिण भाषाएं हम लोग नहीं सीखी हैं हमने। और अब मैं समझता हूँ हिंदी में ये आने से ये होगा कि लोग आज जो कोई फ्रेंच ले लेता है 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में या 9वीं क्लास में, या जर्मन ले लेता है या कोई और भाषा ले लेता है, अब हो सकता है भारत में ये चलन हो कि उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी तमिल सीखना चाहेगा या मलयालम सीखना चाहेगा, क्योंकि अगर हम अपने संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा भारत में, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी, थोड़ा भावनात्मक बात कम और यथार्थ बात ज्यादा करना चाहता हूं आपसे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मंच से बोलना भी बहुत अच्छा लगता है, भारतीय भाषाएं हो, हिंदी में बात करें, अपनी तमिल को भी जाने, तेलुगु को भी जाने, लेकिन व्यवहारिकता क्या है, मेरा इसको लेकर सवाल था। मैं व्यवहारिकता के स्तर पर आपसे जानना चाहता हूँ, आप एम्स जैसे संस्थान के निदेशक रहे हैं, हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार हो गया, बच्चे आए हुए हैं, क्लासेस कैसे लगेंगे? क्या उनमें हिंदी का लेक्चर अलग होगा और अंग्रेजी का लेक्चर अलग होगा? क्या आपको लगता है कि जो बच्चे अपने सपने केवल देश में नहीं देश के बाहर देखना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मैं आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, उन्हें भाएगा ये कि मैं हिंदी में पढ़ाई करूं और उसके बावजूद भी इंग्लैंड और अमेरिका में फेलोशिप के लिए चले जाऊं? इस चुनौती के संदर्भ में भी तो मिश्रा साहब जैसा विद्वान व्यक्ति हमारे साथ है, अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ है, इस चुनौती के संदर्भ में बताया ना कि कैसे निपटेंगे हम, कैसे होगा व्यवहारिक रूप से उपयोग? जी मिश्रा साहब, देखिए हमारे जो विद्यार्थी रूस जाते हैं पढ़ने, यूक्रेन पढ़ने जाते हैं या रोमानिया पढ़ने जाते हैं, वो वहां पहले रूसी भाषा सीखते हैं, पहले 1 साल 2 साल। जी आप चीन जाएंगे तो चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इसमें बहुत जटिलता है, एक शुरुआत करने की बात है, और ये तो अभी शुरुआती है, चुनौतियां तो इसमें बहुत आएंगी आगे। और जैसे डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा, बहुत सारे तकनीकी शब्द हैं जिनको हम उसी तरह से यूज करेंगे जो अंग्रेजी के हैं, और होते रहेंगे जब तक उनकी एक सक्षम हमारी भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद शुरुआत तो है, बार बार मिश्रा साहब भी यही कह रहे हैं, सूर्यकांत जी भी यही कह रहे हैं, लेकिन मेरे साथ में सिंहदेव साहब मौजूद हैं जिन्हें दरअसल ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मिली हुई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमें तो शिकायत अभी देश की चिकित्सा शिक्षा को लेकर इसी बात पे बनी रहती है कि जिस विषय के जितने शिक्षक चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होते हैं। अब हम हिंदी में भी अलग पढ़वा लेंगे, अंग्रेजी में भी अलग पढ़वा लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि तेलुगु, तमिल और कन्नड़ और मलयालम में भी पढ़वा लेंगे। सिंह साहब आप ही बताइए कितना व्यवहारिक है, इस शुरुआत के संदर्भ में आपका क्या कहना है? जो तैयारी है पूरी है या आधी अधूरी तैयारी में ताली बजवाने की तैयारी है? हिंदी में पढ़ाने का नहीं है उतना, जितना कि हिंदी में क्यों पढ़ाने की बात हो रही है। आखिर एजेंडा क्या है, कारण क्या है, मकसद क्या है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है? हमको पूरे भारत को एक नए राजनीतिक स्वरूप में जोड़ने के लिए सब हिंदी में काम आपको होना है, तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हिंदी में ही सब काम होगा क्या? बाकी जगह भी हिंदी में काम होगा? एजेंडा क्या है? अगर एजेंडा पॉलिटिकल है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अपने को कोई व्यवस्था जो चली आ रही है उसमें अनावश्यक छेड़छाड़ किया जाए। तो तर्क होना चाहिए कि अगर हिंदी में पढ़ाने से हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई लाभ मिलेगा तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों का क्या होगा? गोडी हल्बी में पढ़ने वालों का क्या होगा? छत्तीसगढ़िया में पढ़ने वालों का क्या होगा? तमिल तेलुगु वालों का क्या होगा? तो क्या हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र की हर भाषा, गुजराती में अलग पाठ्यक्रम होगा, मराठी में अलग पाठ्यक्रम होगा, बंगाली में अलग पाठ्यक्रम होगा, असमी में अलग पाठ्यक्रम होगा? आखिर सोच क्या है, एजेंडा क्या है?
हिंदी में क्यों व्यवस्था चल रही है। आपने फिर आगे भी कहा कि मान लीजिए शिक्षकों की बात है, तो मध्य प्रदेश की जहां तक बात हो रही थी, जो मेरे को जानकारी अभी आपने पैनल में बुलाया तो मैंने थोड़ी जानकारी भी ली। 3 फैकल्टीज को, 3 डिपार्टमेंट्स को हिंदी में 3100 कुछ मेरे ख्याल से पन्नों की बात आ रही है। इसको 3 फैकल्टी को हमने हिंदी में अनुवाद करके प्रारंभ करने की बात की है। तो क्यों? आखिर एक नीति निर्धारक के रूप में मुझे भी भूमिका निभाने का मौका मिलता है, तो मेरे भी समझ में आना चाहिए कि ये क्यों किया जा रहा है। आपने कहा अभी कि लेक्चरर्स के, प्रोफेसर्स की ऐसी दिक्कत आती है। हम एक तरफ छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम आत्मानंद स्कूल हमको चालू करने हैं। ये सही दिशा में उचित कदम है कि लैंग्वेज बैरियर के चलते या लैंग्वेज पढ़ाई की मीडियम के चलते कहीं अवसर बच्चों को मिलने में कोई दिक्कत आती है तो उनको हम सशक्त करें। ये हम डिप्राइव कर रहे हैं। तो एक तरफ अंग्रेजी में भी पढ़ाई हमको कराना है, एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म बच्चों को हमारे मिले, और दूसरी तरफ हमको इंग्लिश मीडियम भी हटाना है, हमको हिंदी में लाना है। तो ये मेरे समझ के बाहर है। ये एजेंडा मुझे नहीं लगता कि मेडिकल एजुकेशन को और सरल और लोगों तक पहुंचने के लिए उपलब्ध कराने का एजेंडा है। एजेंडा कुछ और है। तो कुछ और एजेंडा दिखाई देता है टीएस सिंहदेव साहब को। मेरे साथ में डॉक्टर सूर्यकांत साहब, सिंहदेव साहब की चिंताओं को आपने सुना। मैं एक और चिंता के संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं। ये देश जब आजाद हुआ तो राजभाषा के तौर पर हिंदी में कामकाज की बात कही गई, पर 10 साल के लिए अंग्रेजी को भी रखा गया। कहानी सामने है, अंग्रेजी आज भी बनी हुई है। अंग्रेजी के रहते हुए आप हिंदी को स्थापित कर देंगे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए, ऐसा है हिमांशु जी, अगर हम 75 साल पहले जाएं तो महात्मा गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि इस देश में अगर कोई सर्वमान्य भाषा हो सकती है तो हिंदी हो सकती है। और जैसे हमारे शरीर, जीवित शरीर में कोई आत्मा होती है, उसी तरह हमारी भाषा होती है। ये बात सही है कि 10 वर्ष के लिए अंग्रेजी को प्रचलन में लाया गया था। तो मैं कुछ उदाहरण दे दूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हमारे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में हिंदी तो छोड़िए, लोग जजेस ने संस्कृत में भी फैसले दिए हैं और उसका स्वागत किया गया है बड़े पैमाने पर। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर आता है जिसको हिंदी नहीं आती है। हमारे यहाँ, मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का चिकित्सा विभागाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर हमारे यहाँ, मैंने कहा, तमिलनाडु से भी डॉक्टर आते हैं, कर्नाटक से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, उड़ीसा से भी पढ़ने के लिए आते हैं। और सबसे पहले मरीज से अगर बात करनी है तो उनको हिंदी आनी है। ये मैं पहले दिन कहता हूं कि देखिए भाई, हम डॉक्टर जो सिखाएंगे वो तो सिखाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चिकित्सा ज्ञान आपको सिखा सकता है, बिना हिंदी जाने, बिना यहाँ के मरीज से उसकी भाषा में बात किए आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आप इंटरनेट से, इंग्लिश से, आप सर्फिंग से या हमारे लेक्चर सुन के अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं तो आपकी गलत धारणा है। आपको जब तक मरीज से संवाद नहीं स्थापित होगा तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। आप मेडिकल ग्रेजुएट की डिग्री हो सकता किसी तरह मैनेज कर ले जाएं। तो देखिए, हिंदी तो जैसे ही हमारा डॉक्टर आता है हिंदी भाषी किसी भी प्रदेश में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो सबसे पहले उसको हिंदी भाषा। 11 साल से विभागाध्यक्ष हूँ, मैंने नियम बना रखा है कि जब आप डिस्चार्ज करेंगे मरीज को या ओपीडी के पर्चे पर जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे वो भी हिंदी में होंगे। तो उसको लिखना, बोलना, लिखना, समझना, तीनों चीजें हिंदी में हमारे जूनियर डॉक्टर्स को आती हैं, चाहे वो किसी प्रांत से आया हो। और सब जानते हुए भी इस तरह से यहाँ पर आते हैं कि हम जब वहां पहुंचेंगे तो हमें ये समस्या करनी पड़ेगी। और जैसे डॉक्टर मिश्रा जी ने भी कहा था कि हमारे बच्चे, बहुत बच्चे, अभी यूक्रेन का नाम आया, रशिया का नाम आया, चाइनीज का आया। अरे हमारी भाषा तो बहुत सरल है, चाइनीज तो मैंड्रिन बहुत कठिन है। हमारा यहाँ से बच्चे, हजारों लाखों बच्चे अब तक चाइना जा चुके हैं चाइनीज में एमबीबीएस करने के लिए, और उन सबको पहले मैंड्रिन सीखनी पड़ती है। तो ये कोई प्रश्न नहीं है, ना ये कोई इशू है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई काम की शुरुआत होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि 29 वर्ष पहले जब मैंने अपने एमडी पाठ्यक्रम की शोध प्रबंध को हिंदी में लिखना चाहा
तो मुझसे भी कहा गया था, पागल हो गए हो क्या, कोई प्रोपेगेंडा चाहते हो क्या, प्रचार चाहते हो क्या, तुम्हारा एजेंडा क्या है। मुझसे भी ये प्रश्न पूछे गए थे। हमारे यहाँ एक थीसिस कमेटी होती थी, उसके तीनों प्रोफेसर ने हमको बुलाया और कहा कि प्रिंसिपल तुम्हारा परमिशन नहीं दे रहा है, तो तुम जो है वो। और मैं आपको और एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे मेडिकल कॉलेज के उस समय 29 वर्ष पहले जब मैं एमडी कर रहा था, वही प्रिंसिपल थे और वही मेरे विभागाध्यक्ष भी थे। तो एक ने तो मुझे थीसिस कमेटी के प्रोफेसर ने धमकी दे दी कि तुम अगर उसका विरोध करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो मैंने कहा साहब मैं फेल होने के लिए तैयार हूं। तो बोले फिर क्या करोगे, मैंने कहा 2 साल बाद। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई चीज की शुरुआत होती है तो ऐसा थोड़ा असहज महसूस होता है। ये कोई भाषा का विषय नहीं, किसी भी विषय को ले लीजिए, शुरुआत जब होती है तो असहज जी तो पूरी तरह पैरवी कर रहे हैं इस विषय के संदर्भ में, लेकिन मुझे अपनी चिंताओं के जवाब नहीं मिल रहे। मैं उन चिंताओं के उत्तर खोजने की कोशिश कर रहा हूं। सिंहदेव साहब मेरी उन चिंताओं के साथ खड़े हैं। मिश्रा साहब भी भावनात्मक आवेग में। मैं वापस मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। और क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि जब तक अंग्रेजी विकल्प के तौर पर उनके लिए चुनौती बनी रहेगी, या तो हमारे पास रोड मैप होना चाहिए कि हम शनै शनै अंग्रेजी को अपदस्थ करेंगे तो ही भारतीय भाषाओं को स्थापित कर पाएंगे। अन्यथा कुल मिलाकर ये एक आयोजन हो सकता है, इतिहास के पन्नों में अंक एक घटनाक्रम के तौर पर लिखवाया जा सकता है, पर व्यवहार रूप में जब हम 75 साल में हिंदी को स्थापित नहीं कर पाए सरकारी कामकाज में, चिकित्सा शिक्षा में हम स्थापित कर देंगे। वाकई आज भी हमारे समाज में अंग्रेजी बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के प्रति अतिरिक्त सम्मान देखा जाता है। क्या इस यथार्थ को हम इंकार कर देंगे? कौन माँ बाप होंगे जो इस बात के लिए हामी भरेंगे कि बच्चा वहां पे अंग्रेजी में भी पढ़ाई हो रही है, हिंदी में भी पढ़ाई हो रही है, तुम हिंदी वाली कक्षा में पढ़ना है, हिंदी की किताब पढ़ना? क्या आपको नहीं लगता है ये वाकई जायज चुनौतियां हैं? इनके उत्तर हमें मिलने चाहिए। ठीक है हिमांशु जी, आपकी बात अपनी जगह मैं उचित मानता हूं। जो आपकी चिंता है वो बहुत स्वाभाविक है। वो हम सबकी वही चिंता है कि इसको, हिंदी को इतना सक्षम कैसे बनाया जाएगा कि अभी तो देखिए पहले जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसकी कुछ किताबों का हिंदी में रूपांतरण हुआ है। आगे अभी फिर जो पैरामेडिकल है उनका होगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी बिल्कुल निकल जाएगी इससे, और वो उसकी संभावना है भी नहीं अभी। और बहुत हद तक अंग्रेजी रहेगी क्योंकि पूरी दुनिया में अंग्रेजी है, चाहे हम उसको पसंद करें या ना करें। लेकिन अंग्रेजी सिर्फ इसलिए नहीं कि ये गोरों की भाषा है या जिन्होंने हमारे को गुलाम बनाया उनकी भाषा है। आज अंग्रेजी जो यूनाइटेड नेशंस में आप देखिए किस 2 भाषाएं वहां पे मान्यता प्राप्त है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच अफ्रीका और बहुत सारे देशों में बोली जाती है। तो हमें अगर अब गर्व नहीं हुआ, अपनी भाषा को नहीं बढ़ाएंगे अपने देश और उस पर गर्व महसूस करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे उसको? आज आवश्यकता, भाषा में हमेशा समझता हूं ये जरूरत की वजह से लोग सीखते हैं। आज अंग्रेजी, अगर मुझे अमेरिका जाना है वहां पढ़ाई करनी है तो मैं अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी मेरे को। चाहे चीन जाना है तो चीन, मेरा बेटा यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी में गया था तो मैंने उससे स्वयं कहा तुम मैंडरिन की वो ले लो, कोचिंग ले लो और मैंडरिन का कोर्स कर लो। चीन एक बहुत बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, वहां अपॉर्चुनिटीज होंगी। उसने सीखी, 2 साल का उसने कोर्स किया मैंडरिन में। वो उतना ही प्रोफिशिएंट है जितना हिंदी में है, जितना वो अंग्रेजी में है। और वो चूंकि भाषा में उसकी पकड़ अच्छी है और वो एप्पल के लिए काम करता है, भाषाओं का विभाग देखता है, तो उसकी अरेबिक भी उसको आ गई है, उसको उर्दू भी आ गई है, हिंदी वो मेरे से अच्छी लिख लेता है और बोल लेता है। उसका बेटा अभी हुआ 1 साल का, वो अपने बेटे से अमेरिका में हिंदी में ही बात करता है और हमसे कहता है इससे हिंदी में बात करोगे, इससे अंग्रेजी में नहीं बात करोगे, क्योंकि नहीं तो ये फिर हिंदी नहीं सीखेगा। तो ये देखिए, हमें जब तक हम अपनी भाषा पर खुद गर्व नहीं करेंगे, अपने ऊपर खुद गर्व नहीं करेंगे, तब तक दूसरे नहीं करेंगे। और कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, कहीं तो शुरुआत होनी होगी। ये बात मिश्रा साहब कह रहे हैं। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए सिंहदेव साहब आपके पास आना चाहता हूं, और आप जानना चाहते हैं किस लिए किया जा रहा है। आप ये सवाल कर रहे हैं किस लिए किया जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हैं। कांग्रेस गांधी जी के आदर्शों पर चलती है। गांधी जी की हृदय से इच्छा रही कि इस देश की भाषा हिंदुस्तानी रहे। 75 साल बाद ही सही हिंदुस्तानी को स्थापित करने की कोशिश हो रही है, भारतीय भाषाओं को स्थान दिलाने की कोशिश हो रही है।
अगर आप जैसे लोग भी सवाल करेंगे तो स्थापित कैसे होंगे, ये सवाल जहन में आता है। क्या कहते हैं सिंगले साहब? नई शिक्षा नीति जो बनी है उसमें ये बात कही गई है कि हम मातृभाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करेंगे, हिंदी को स्थान दिलाने की चेष्टा करेंगे, राजभाषा से राष्ट्रभाषा की यात्रा हिंदी को तय करनी है। क्या आपको नहीं लगता है कि चिकित्सा शिक्षा के संदर्भ में ये कोशिश एक असफल कोशिश ना रह जाए, इसकी दिशा में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए? हिमांशु जी, मैं स्कूल में जब पढ़ता था, संध्या स्कूल ग्वालियर का मैं छात्र था, इंग्लिश मीडियम का छात्र था, और मैं जब हिंदी में बात करता था तो लोग कहते थे कि ये इंग्लिश मीडियम का लड़का है, हिंदी में बात कर रहा है। तो कहीं अगर हमारे मन में, हमारी मानसिकता में कहीं इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी की बात है कि कोई एक भाषा, अंग्रेजी एक किसी मायने में सुपीरियर है, तो ये हमको दिमाग से हटाना चाहिए। अंग्रेजी बोलने वालों को, अंग्रेजों को हमने हटाया, हमें उतना गर्व नहीं है, हम हिंदी बोलेंगे तभी अंग्रेजों को हटा सकेंगे, ये मैं नहीं समझ पाता। और देश में गांधी जी की बात हुई, अभी आपने उसको थोड़ा सुधार दिया, मैं भी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हिंदी नहीं हिंदुस्तानी की बात उन्होंने कही थी। यानी एक ऐसी भाषा जो सरल तरीके से क्लिष्ट हिंदी में बात करेंगे तो मैं समझता हूँ 90% लोग जो हिंदी भी बोलते होंगे उनके पल्ले नहीं पड़ेगी, उन लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। मीडियम ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़ रहा है, छात्र है, वो उसको समझ सके और बोल सके। हमारे को सपोर्टिंग लैंग्वेज समझ सीखनी चाहिए, ये बिल्कुल इसमें कोई विवाद नहीं है। अभी शायद प्रोफेसर साहब बोल रहे थे कि लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में उन्होंने हिंदी में बात करने की बात की। वो हिंदी की आवश्यकता मीडियम ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं थी, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन के लिए थी। और वो इंटरेक्शन हर क्षेत्र में, हिंदुस्तान के इतनी बोलियां और भाषाओं के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां डॉक्टर काम करेंगे उनको पेशेंट से सरल रूप से संवाद करने के लिए उस भाषा की आवश्यकता पड़ सकती है। उर्दू की कहीं पर पड़ सकती है, फारसी की कहीं पड़ सकती है, गुजराती की कहीं पड़ सकती है, असमी की कहीं पड़ सकती है, बंगाली की कहीं पड़ सकती है, तमिल तेलुगु की कहीं पड़ सकती है, छत्तीसगढ़ में गोंडी हल्बी इत्यादि। मैंने कहा हमारे यहाँ उरांव समाज के लोग हैं, वो कुड़ुक भाषा में बात करते हैं। ये अलग बात है कि इंटरेक्शन के लिए आपको भाषा का ज्ञान हो, लोकल भाषा का ज्ञान हो, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टोटली हम इम्पोज करें, मैं इसके पक्ष में जीवन में कभी भी नहीं रहा और आज भी नहीं हूं। और गांधी जी की बात आपने कही और आजादी के समय हमने लक्ष्य रखे, तो आरक्षण का भी लक्ष्य था, 5 साल बाद हट जाएगा, आज भी है। क्यों हमने मेंटेन करके रखा कि बहुतायत समाज में इस बात की राय है कि ये आरक्षण बरकरार रहे, हमको इम्पोज करके दूसरी व्यवस्था में मत ले जाइए। बेहतर हो सकती है, आरक्षण हो ही ना, बेहतर हो सकता है। उसके बाद एसटी एससी आरक्षण के बाद हमने ओबीसी आरक्षण लाया, ओबीसी आरक्षण के बाद हमने महिला आरक्षण लाया। कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, टोटल मेरिट पे होना चाहिए, आदर्श समाज है, क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम उस व्यवस्था को बना सके? आज हिंदी की बात हो रही है तो तमिलनाडु में, केरला में, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के लोग, उनके मन में ये भावना है वह हिंदी हमारे ऊपर इम्पोजिशन है। तो क्या इस देश हिंदी भाषी क्षेत्र की सुविधा और सुलभ उनके लिए जो भाषा है उसके आधार पे हमको पूरे देश पे कुछ इम्पोज करना चाहिए या सबकी सहमति बने तब हमको लागू करना चाहिए? मैं तमिलनाडु गया, मंदिर में गया, वहां पर पुजारी आए और मेरे से बोलने लगे चलो मेरे साथ ऐसा ले जाओ, ऐसा करो। वहां के तमिल के लोग अपने आप आए और आगे आके उन्होंने पुजारी को या जो बीच के लोग रहते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, उनको कहा कि नहीं आप ऐसा मत करो, इनको अपने हिसाब से जहां ये जाना चाहते हैं जाने दो। और उन्होंने वो भाषा जो मैं समझ सकता था उसमें मेरे से चर्चा की। उन्होंने ये नहीं कहा किया कि तमिल में मैं बात करूंगा, तमिल में सामने वाले से संवाद करूंगा। तो ये देश अगर एक है तो इसके हर अंग में एक्सेप्टेबल जो चीज है उसको करना चाहिए, इम्पोज नहीं करना चाहिए। मेरी मंशा है मैं इसको लागू करूं, मैं उससे सहमत हूं। सिंघवी साहब की हिमायत इस बात को लेकर है कि इसे स्वीकार्य बनाना चाहिए, ना कि दबाव के तहत आरोपित करना चाहिए। लेकिन स्वीकार बनाने के लिए भी कोई पहल तो करनी होगी, वो मटेरियल तो उपलब्ध कराना होगा, वो सामग्री तो उपलब्ध करानी होगी। मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का श्रेय देना होगा कि उसने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के सपने को साकार करने की दिशा में अंतिम नहीं पहला कदम तो उठाया। हम इस पहले कदम के लिए उसे शुभकामना देते हैं। ये पहला कदम
लंबे सफर में सकारात्मक कदम के तौर पर इतिहास के पन्नों में अपना स्थान दर्ज करा है। उम्मीद करते हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने की जो पहल हुई है वह आने वाले समय में और सार्थक हो, ज्यादा स्वीकार्य हो, ताकि इस देश की भाषाओं को बोलने में इस देश के लोग गर्व महसूस करें। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो सियासी मसले पर बात करेंगे। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, पर हिमाचल का हुआ, गुजरात का नहीं हुआ, और सियासत इस समय गुजरात में सरगर्म है। क्यों गर्म है, इसी पर बात करेंगे। आम आदमी पार्टी, जिसकी गुजरात में एक सीट नहीं है, उसको लेकर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी बेहद परेशान। क्यों परेशान, समझने की कोशिश करते हैं। ये जाइए ना, बस लौट कर आते हैं। ही शर्माऊं महालया के दर्पण में सदियों की आहट पाऊं सदियों। This Diwali, celebrate the grace and glory with Mahalaya, a collection inspired by the royal heritage of Maharashtra. Reliance Jewels. फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। ऐसे तो पंखा 24 घंटे चलता रहेगा। महंगाई ने पहले जान ली पड़ी है। कोई नहीं, चला लेने दो पंखा। बच्चे से गर्मी में कहाँ पड़ा जाता है। चला लो फिर। जब हजारों रुपए बिल आया ना, फिर मुझे न कहना कि ऊपर उससे 3 गुना ज्यादा वोट तो लोगों ने नोटा को देना पसंद किया। पर वो आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में ऐसा क्या कुछ गुजरात में घटित कर दिया है, अपना वजूद पैदा कर दिया है, जिसके चलते देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और पिछले 25 साल से गुजरात में काबिज भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी आई हुई है। भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर खासा आक्रामक है और आक्रामकता की वजह आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबान है। आप नेता जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा को भाजपा के नेता पकड़ रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं, विवाद पैदा हो रहा है और कुल मिलाकर गुजरात की सियासत गरमा रही। हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया और आम आदमी पार्टी क्या जुबान के स्तर पर चूक कर कहीं गुजरात तो नहीं चूक जाएगी। यह संदेह इसलिए पैदा होता है कि अतीत में इस जुबान ने गुजरात में बड़ा उलटफेर किया है। 2007 से लेकर 2019 तक के चुनाव बताते हैं कि जब जब कांग्रेस पार्टी ने, जो वहां का मुख्य विपक्षी दल है, नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, जब उनको लेकर आक्रामक बयान दिए, तब तब उसके नतीजे जनता के स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए नकारात्मक रहे। कहीं आम आदमी पार्टी को इस संदर्भ में भी भाजपा इसी नुस्खे पर तो नहीं चल रही। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, वो अपने बयानों को लेकर इस समय खासे चर्चा में है और भाजपा के निशाने पर है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हम गोपाल इटालिया का बयान सुनते हैं और उसके साथ अपने उन 3 मेहमानों से रूबरू होते हैं, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की सांसद और प्रखर नेता सुनीता दुग्गल हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता अभिषेक जी मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी होंगे। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अभिषेक जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले गोपाल इटालिया का बयान सुनेंगे। एक बार सुने क्या कह रहे हैं गोपाल इटालिया जी। खर्चो केम नहीं मांगता तमे? नीच किस्मनो माणस एनो खर्चो मांगो અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે, આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા 2 માંથી એક નાટકો બંધ કરતા નથી। આ નીચ નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માગતા તમે? નીચ કિસ્મનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે। ऐसा अभिषेक जी हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा है। अभिषेक जी, जिस शख्स पर इस देश की जनता ने 3 दशक के बाद स्पष्ट राय होकर लगातार 2 बार जनादेश दिया,
उनके संदर्भ में ये भाषा, उनकी मां के संदर्भ में ऐसे जज्बात, उसके बाद भी आपको लगता है कि आप गुजरात को जीत लेगी? थोड़ी ज्यादा उम्मीद नहीं? भारतीय जनता पार्टी गुजरात बुरी तरीके से हारने जा रही है। आज जी। आम आदमी पार्टी के प्रभारी गोपाल इटालिया एक पाटीदार समाज पे आते हैं। पाटीदार समाज पे भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, उनसे नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आज जब वहां की जनता पूछ रही है, 27 सालों से वो त्रस्त है, वो कह रही है 27 सालों में आपने क्या किया। आज गुजरात की जनता को एक विकल्प के रूप में, एक वैकल्पिक के रूप में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी मिले हैं, जिससे गुजरात की जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। इस बारी आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी पाटीदार समाज को बदनाम करने के लिए पुराना इतिहास है, वहां के फर्जी वीडियो ला करके वहां की जनता को गुमराह करने का काम करें, फर्जी मुकदमा बना करके हमारे अध्यक्ष गोपाल इटालिया को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। कल समन के लिए बुलाया जाता है, वो आकर के अपना पक्ष रखते हैं तो उसमें वकीलों की एंट्री नहीं करने दी जाती और उनको 3 घंटे तक थाने के अंदर बैठा के रखा जाता है। ये गुजरात की जनता और पाटीदार समाज बहुत रोष है उनके अंदर और बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी। वहां की जनता बखूबी समझ रही है। अभिषेक, ये बीच में रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं फर्जी वीडियो, क्या आपका कहना है कि ये गोपाल इटालिया नहीं है? क्या आपका कहना है ये गोपाल इटालिया की भाषा नहीं है? क्या आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता का वक्तव्य नहीं है? क्या आशय है फर्जी वीडियो से आपका आशय? मैं कह रहा हूं कि ये पाटीदार समाज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का नफरत दिखाता है। एक सामान्य परिवार से राजनीति में आए हुए गोपाल इटालिया जो गुजरात की जनता की आज आवाज बन गए हैं, जो गुजरात की जनता का पीड़ा और दर्द समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं है। उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से फर्जी वीडियो, आए दिन एक वीडियो निकाल कर, अभी और वीडियो आएंगी गोपाल इटालिया के भी और वीडियो बना करके और वीडियो फर्जी वीडियो ला करके वहां की जनता को बरगलाने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले करेंगे। लेकिन गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की चाल चरित्र और चेहरा को बखूबी समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में वहां की जनता राजनीतिक गलियारों से भारतीय जनता पार्टी को बाहर उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं सुनीता दुग्गल जी के पास आता हूँ। सुनीता जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? इतना बड़ा राजनीतिक दल, 25 साल से गुजरात में आप काबिज, पिछले 8 साल में से आपकी देश में सरकार, इसके बावजूद भी आप फर्जी वीडियो जो है जारी कर रहे हैं, फर्जी वीडियो बना रहे हैं, इस प्रकार की बात आम आदमी पार्टी के सुधी प्रवक्ता कार्यक्रम में कह रहे हैं। बाकी आप लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सुनीता जी आप लोग ये काम? देखिए हिमांशु जी, मुझे लगता है कि आपने जो सवाल किया उसके सीधे तौर पर जो है हमारे भाई अभिषेक जी ने जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो की क्या आप ये मानते हैं? उन्होंने खुद जाकर वहां पर जो हमारी एमसीडब्ल्यू की जो चेयरमैन हैं उनके सामने उन्होंने एडमिट किया है कि ये मैंने कहा है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्हीं की वीडियो है और उन्होंने ये वक्तव्य, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। एक 100 साल की महिला और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने, तो इससे साफ पता लगता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। और गुजरात की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। ये वहां पर जाकर क्या आप ये देखिए कि किस तरह की जातिवाद वहां पर फैला रहे हैं। पाटीदार पाटीदार पाटीदार, कितनी बार इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या अगर हमारे जो गोपाल जी ये बता रहे हैं कि अगर वो पाटीदार समाज से हैं, तो ये किस तरह से, आप देखिए क्या कोशिश इनकी देखिए कि पाटीदार समाज से आते हैं इसलिए उनको जो है वो एक उसके अंदर लिया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। तो ये क्या सिर्फ पाटीदार समाज से जो है ये चुनाव जीतने का सोच रहे हैं कि एक पाटीदार समाज के जो इनके गोपाल जी हैं उनको प्रधान इन्होंने बना दिया है, तो पाटीदार समाज से ये पूरे गुजरात को जीत लेंगे। पाटीदार समाज भी। सुनीता जी, आपसे एक सवाल है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, ठीक है, पंजाब में सरकार बन गई, ठीक है, पर गुजरात में ये पार्टी 5 साल पहले चुनाव लड़ी थी 29 सीटों पर, कुल जमा 29,000 वोट आए थे। ऐसी पार्टी को आप इतनी गंभीरता से ले रहे हैं। हर बड़े से बड़ा नेता से लेकर छोटे से छोटा नेता तक इस समय आम आदमी पार्टी को लेकर बात कर रहा है। किस बात से डर रहे हैं इतना? या वाकई आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आपके लिए चुनौती हो गई है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना पड़ रहा है? थोड़ा हम लोगों के लिए रोचकता का विषय है। क्या आप लोग मान रहे हैं कि गुजरात में आप एक ताकत है और इस ताकत से आपको निपटना?
वाली बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले भी किस तरह से इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो ऐसा इस तरह का माहौल पैदा किया कि जैसे वहां से बनारस से लड़ रहे हैं केजरीवाल जी, उसके बाद गोवा में आपने देखा कि क्या इन्होंने जो है वहां पर किस तरह से कि आप पार्टी जो है वो गोवा में वहां पर जो है वो जो सत्ता लेने जा रही है, क्या वहां पर हश्र क्या हुआ, और जितनी भी जगह पर इन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर सब पर क्या हश्र हुआ आप सबको मालूम ही है। पंजाब के अंदर किसी तरह से जो है ये किसी भी तरह से सरकार बना गए हैं, लेकिन वहां पर जो एकमात्र लोकसभा की इनकी सीट थी, जो मुख्यमंत्री बने भगवंत मान जी संगरूर से, वो अपनी सीट हार गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये पूरे देश की दशा और दिशा बदलने जा रहे हैं। जिस पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा के अंदर नहीं चुना गया है, लोकसभा के अंदर एक भी सांसद जिसका नहीं है, वो इस तरह का दम भर रही है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये कम से कम मुझे लग रहा है कि ओवरवेल्ड होकर और बहुत ज्यादा ये अपने आप को जो है इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इतने ज्यादा एंथुजियास्टिक होकर आप अपने शब्दों को तो ठीक से इस्तेमाल करें। आप क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए? शब्दों का तो ठीक है सुनीता जी, मैं फिर वापस सवाल को दोहराता हूँ। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया, आपने तो गोवा की लड़ाई में आपको लेकर कोई बात नहीं करते थे, आप निशाने पर कांग्रेस ही रहते थे। उत्तराखंड में भले ही आपने मुख्यमंत्री पद पर प्रत्याशी तक घोषित किए थे, पर आपने कभी गंभीरता तो नहीं लिया। आपने कांग्रेस को निशाने पर रहा, आपने हरीश रावत को लेकर ही बात की। पर गुजरात में हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपरागत प्रतिद्वंदी कांग्रेस को भूल आम आदमी पार्टी के नेता कहां जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, केजरीवाल किसके यहाँ गए, केजरीवाल किसके यहाँ खाना खाए, इसकी बहुत चिंता कर रहे हैं। इसलिए हमें चिंता हो गई और आपसे पूछना पड़ गया, क्या वाकई आपने आम आदमी पार्टी को गुजरात में मुख्य चुनौती के तौर पर स्वीकार कर लिया है? ऐसी कोई बात है क्या, या आपका मानना है कि मुकाबला तो हमारा वहां कांग्रेस से ही है, आप कहीं नहीं है? अगर कहीं नहीं है तो आपके बयानों में आप कितनी दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा? मतलब आप हिमांशु जी, इसका मतलब ये है कि हम अगर वो कुछ भी बोलते रहेंगे, अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो आप ये अंदाजा लगाएंगे भी वो शायद कि कहीं कंपटीशन में आ रहे हैं इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये बात कहीं पर उनको इस तरह की आजादी तो नहीं देती कि वो किसी भी तरह से कोई कैसे भी शब्द इस्तेमाल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की और उसके बाद फिर उनके माता जी, आप ये देखिए कि बहुत बार बहुत सी चीजें हिमांशु जी सिंबॉलिक होती। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर हाथ में झाड़ू लेकर अगर वो झाड़ू लगा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सुबह से शाम तक वो झाड़ू लगाते हैं। एक सिंबॉलिक होता है कि आपको पूरे का पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे के पूरे देश के अंदर आपको सभी नौजवानों को, सुनीता जी एक तार्किक बात कह रही हैं। सुनीता जी का कहना है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने माता जी का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और वहां पर वो सम्मान अगर सबको दिखाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमारी युवा जो आजकल जो है थोड़ा कुछ पथ भ्रष्ट कई बार हो जाती है, ये दिखाने की कोशिश होती है कि आप भी अपनी माँ का ऐसे ही सम्मान कीजिए। हम कहीं धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है आप उसका ध्यान रखिए और किस तरह से बच्चे अपने माँ का आदर करते हैं, उसी तरह से जो है एक बच्चों को मैसेज देने के लिए, युवाओं को मैसेज देने के लिए अगर ये बात कही गई है, अगर ये बात वो अगर अपना संस्कार जो है वो अगर सबको दिखाते हैं तो इसमें क्या गलत करते हैं हिमांशु जी, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उनके इसमें क्या बुरा है, ये सुनीता जी का सवाल है। लेकिन मैं रमेश शर्मा जी के पास चलता हूं, मुझे तो इसके सियासी मायने ढूंढने। और रमेश शर्मा जी, आपको भी लग रहा है क्या कि ये केवल चूंकि उन्होंने बदजुबानी की इसलिए भाजपा की प्रतिक्रिया है, या आप इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में जगह बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन जगह बनते ही अपने संयम को छोड़ रही है और उसका संयम का छूटना भारतीय जनता पार्टी को रास्ता उपलब्ध करा रहा है कि आपके सफर को यहीं रोक दिया जाए, इसलिए वो मुद्दा बना रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना स्थान बना रही है। कितना बना रही है, कितने प्रतिशत बना रही है, कितने वोट लेंगे, ये आवाज तो तय नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दोनों चीजों पर देख रही है। मोटे तौर पर जनता किसको चुनेगी किसको नहीं चुनेगी ये भी भविष्य बताएगा, लेकिन जो शब्दावली का इस्तेमाल खासतौर से माँ के प्रति किया है, मैं समझता हूँ हिमांशु जी आप भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, हमारे यहाँ कैकई और शूर्पणखा जैसी नारियां हुई हैं, उनके लिए भी कोई इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करता, ये माँ के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ऊपर से मुझे तो आम आदमी पार्टी का भारतीय होने पर पहली बार संदेह हुआ कि नारी सम्मान जिस देश में सबसे ऊंचा है, माँ का सम्मान जिस देश में ऊंचा है, और एक व्यक्ति ने अगर कह दिया है तो बजाय आगे बढ़कर के स्वीकार करने के दाएं बाएं होकर के काम चल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो घटना घटी है ये वाकई ये देश की संस्कृति के लिए और आने वाली राजनीति के लिए भी बहुत चिंताजनक बात है। क्या वोट के लिए आप किस सीमा तक जाएंगे, माँ को भी निशाना बनाएंगे? मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर राजनीतिक दलों को विचार करना है। ठीक नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी का वजूद तो बना है लेकिन दिशा कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही है। मैं वापस अभिषेक जी आपके पास आता हूँ। भूल सुधार करना चाहेंगे या इसी राह पर चलना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते ऐसा तो नहीं आप गुजरात अस्मिता को दांव पर लगा बैठे। अतीत में हमारे पास अनुभव है। कांग्रेस पार्टी 2007 में सोनिया गांधी गई मौत का सौदागर नरेंद्र मोदी को बता दिया। नतीजा क्या हुआ? भाजपा की झोली भर गई। इसके बाद मणिशंकर अय्यर आए, देश का प्रधानमंत्री क्या बनेगा, चाय की दुकान लगा सकते हैं। क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2019 का समय आया, फिर मणिशंकर अय्यर ने नीच व्यक्ति बोल दिया। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। अब आपके नेता नरेंद्र मोदी को नीच करार दे रहे हैं। हम सबके प्रधानमंत्री हैं। केवल मेरे प्रधानमंत्री नहीं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुने गए शख्स के संदर्भ में, 2-2 बार जिस व्यक्ति को जनादेश मिला उसके संदर्भ में ऐसी भाषा उपयोग की जा रही है। आप उसके समर्थन में खड़े? क्या आप लोगों से इतना भी नहीं बन रहा कि हम इसके लिए खेद व्यक्त कर रहे हैं? और आपको नहीं लगता है कि इसकी एक बड़ी राजनीतिक कीमत आने वाले समय में आपको चुकानी पड़ सकती है? और राजनीतिक कीमत ना भी हो तो जिसमें आपकी संस्कार और शिष्टता को लेकर सवाल उठ जाए, उन सवालों को आप ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं अभिषेक जी? मेरी आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी शब्दों की मर्यादा की बात करती है, शब्दों की फुचिता की बात करती है, मुझे लगता है कि ये देश की जनता और हमारे जैसे यूथ को सबको हंसी आती है। ये गोली मारो बाज पार्टी है। इनके नेता अनुराग ठाकुर से लेकर प्रवेश वर्मा तक, रमेश बिधूड़ी से लेकर आदेश गुप्ता तक दिल्ली में आए दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हर तरीके से गाली और गलौज करने का काम करते हैं, उनको गाली बकते रहते हैं। लेकिन ये दिल्ली की जनता ने देखा और 2015 में भी और 2020 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने है। आज 27 सालों से गुजरात की जनता परेशान है, पूरी तरीके से त्रस्त है। वहां त्राहिमाम है। वहां के एजुकेशन मॉडल ये है हिमांशु जी, वहां के ही शिक्षा मंत्री, मैं ये नहीं कर रहा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता होने के कारण मैं नहीं कर रहा हूं, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का ये दावा 63 सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिया। 18,000 स्कूल में जो टीचर होते हैं उनकी कमी है। 4,000 से ज्यादा प्रिंसिपलों की कमी है। 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल की एजुकेशन की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, जो गुजरात को आगे ले जाने का काम करेगा। वहां के बच्चों के एजुकेशन की है। वहां का स्वास्थ्य की ये स्थिति है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं जिलों के अंदर, 33 जिलों में से 20 जिले ऐसे हैं वहां पे MRI और एक्सरे जैसी मशीनें नहीं है। जब वहां की गुजरात की जनता ये कह रही है कि 27 सालों में आखिर आपने क्या किया, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर गुजरात की जनता केवल और केवल गुमराह की है। आज जब 27 सालों में वहां की जनता सवाल पूछ रहे, गोपाल इटालिया उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं, तो ये करेंगे वीडियो देखो जी, ये फर्जी वीडियो देखो और इसके आधार पर मुझे उठ दे। गुजरात की जनता तो बेसिक जो सुविधाएं होनी चाहिए वहां की, जो गुजरात मॉडल को लेकर के नरेंद्र मोदी जी 2014 से पूरे देश में जा रहे हैं। आज गुजरात के मॉडल के ऊपर संदेह पैदा होता है कि आखिर ये गुजरात का मॉडल क्या है। आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात के एक एक जनता ये पूछ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में, मोहल्ले में, टाउन में कहीं भी घुस नहीं पा रहे, ये हालात हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर ये फर्जी वीडियो देखो, इसके आधार पर उठ दो। लेकिन गुजरात की जनता बहुत समझदार है। अभिषेक जी 2 सवाल आपसे करना चाहता हूं। कार्यक्रम को मुझे समापन की ओर ले जाना है और एक बार फिर सुनीता जी से बात करना है। आप जिन वीडियो को फर्जी बता रहे हैं, जब मैं आपसे सवाल करता हूं तो आप ये नहीं कहते हैं कि हाँ ये वीडियो फर्जी है, और अगर फर्जी है तो आपने कोई FIR कराई कि ये फर्जी वीडियो है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक सवाल। दूसरा आपसे जानना ही चाहता हूं अभिषेक जी, आपने खुद बताया हमें कि प्रवेश वर्मा से लेकर रमेश बिधूड़ी तक अरविंद केजरीवाल को रोज गाली देते हैं, और उसका नतीजा यह है कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को लगातार 2 बार जिताया, प्रचंड बहुमत से जिताया। इतना बड़ा अनुभव आपके पास में है तो भी गुजरात में आप वही कहानी क्यों दोहराना चाहते हैं?
जो भाजपा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में कहती है कि आपको डर नहीं लग रहा, इसकी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। जिस तरीके से आपके नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आपकी संभावनाओं पर आप खुद ही पानी तो नहीं डाल दे रहे? जी अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है हिमांशु जी? जी अभिषेक जी, बिल्कुल आवाज आ रही है, आप बताएं। मैं आपको बताऊं कि आने वाले टाइम पे हिमांशु जी आप देखेंगे और भी सारे वीडियो गोपाल इटालिया पे जो भी हमारे वहां पे नेता काम करें गुजरात के अंदर, भारतीय जनता पार्टी और भी फर्जी वीडियो ला करके ये गुजरात की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेगी। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये वीडियो मत दिखाए। भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों में गुजरात की जनता कह रही है आपने क्या काम किया उसके आधार पर वोट मांगिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ भी नहीं किया, यही तो वहां की जनता। तो अभिषेक तिवारी जी इस बात पर है कि हमारे वीडियो को लेकर कोई बात मत कीजिए सुनीता जी, आप तो केवल अपने काम के संदर्भ में बात कीजिए। आम आदमी पार्टी के लोग उनकी परेशानी को, उनकी दिक्कतों को आवाज देने के लिए सक्रिय हैं और आप लोगों का मामला बड़ा खराब होने जा रहा है। कुछ कहना है सुनीता जी आपको? अभिषेक जी का आग्रह आपसे, ये फर्जी वीडियो का खेल मत खेलिए। देखिए हिमांशु जी, ये अगर जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका मतलब ये है कि ये सारी बातों को ध्यान में रख के, ये सारी बातों को बोलकर इनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप जो है आप प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ मर्जी बोलिए, अब आप उनकी माता जी के बारे में कुछ मर्जी बोलिए। चाहे इन्होंने जितने भी नेताओं के, हमारे नेताओं के बारे में कहा कि केजरीवाल जी को ये कहा, केजरीवाल जी को वो कहा, क्या कभी केजरीवाल जी की माता जी तक भी वो लोग पहुंचे? राजनीति करते हैं केजरीवाल जी भी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी राजनीति भी करते हैं, तो ठीक है, कोई बात जो है उन्होंने उसके बारे में अगर कह भी दी है तो आप ये बताइए कि क्या उनकी माता जी तक भी कभी पहुंचे? इन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। एक आप देखिए, एक कहा जाता है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग के समान है, और ऐसे उसमें कि आपने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा कि वो कभी और खासकर महिलाओं को लेकर तो वो इतने संजीदा रहते हैं, इतने संवेदनशील रहते हैं कि कभी भी उनके मुंह से किसी महिला के लिए अपशब्द या बुरा बोलना तो दूर की बात है कि वो जो है कभी इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल सोच भी नहीं सकते हैं, मुझे तो लगता है। और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं, और वहां पर जिस तरह से दिल्ली को केजरीवाल जी छोड़कर वहां बैठे हैं, भगवंत मान जी पंजाब को छोड़कर वहां बैठे हैं और अपने राज्यों को संभालने, मुझे लगता है कि जनता जो है इनको आने वाले समय में जहां पर ये एक दो जगह पर है वहां पर भी इनको सबक सिखाने वाली है। और गुजरात की जनता समझती है, गुजरात की जनता हमारी माता जी हीराबेन को माँ मानती है, वो पूरे देश की माँ मानते हैं, और मुझे लगता है कि इनको आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। जिस तरह का पाश्चात्य इनके युवाओं के अंदर जो है वो पाश्चात्य संस्कृति घर कर गई है, ये बहुत खतरनाक चीज है। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है। कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो ये एक बड़े अचंभे की बात है कि अभी तो गुजरात में चुनाव आयोग के द्वारा कार्यक्रम भी घोषित नहीं हुआ है, पर परस्पर संवाद का स्तर इस कदर नीचे गिरता हुआ महसूस हो रहा है। राजनीति के अंदर मुद्दों को लेकर बात की जाए, इस पर किसी को ऐतराज नहीं, पर हमला करते करते हम शब्दों की मर्यादा को इस कदर लाग जाए, इसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी ने पिछले एक दशक में देश की राजनीति में कमाल की उपलब्धियां हासिल की हैं। क्या इस पार्टी के कुछ लोग महत्वाकांक्षाओं के चलते इस भाषा के इस्तेमाल के माध्यम से उन उपलब्धियों पर पानी फेर देंगे, या समय रहते अरविंद केजरीवाल कुछ कदम ऐसे उठाएंगे ताकि आम आदमी पार्टी अपने सकारात्मक कार्यों के लिए चर्चा में आए, ना कि ऐसे विवादास्पद बयानों के संदर्भ में? अभिषेक तिवारी जी जितनी भी बार तर्क दें फर्जी वीडियो का, देखिए हम ऐसे फर्जी वीडियो के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के द्वारा दर्ज कराई गई FIR का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये वीडियो फर्जी है तो ये फर्जी वीडियो बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये वीडियो वाकई सही है तो जिसने भी ऐसे बयान दिए या तो उसके द्वारा माफी मांगनी चाहिए या पार्टी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पर राजनीति में शिष्टता बनी रहनी चाहिए, और ये बात आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ज्यादा इसलिए कहनी पड़ती है, पिछले एक दशक में इस पार्टी ने देश में शिष्टता को लेकर सर्वाधिक उम्मीद जताई। क्या वो उम्मीद अब बुझा दी जानी चाहिए? ये आम आदमी पार्टी को विचार करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का,
जो बात हमने कार्यक्रम के अंत में कही उसे रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, हो जाता नरता का तब इतिहास बढ़े, बड़े लोग जब पर्वत से टकराते हैं, नर को देंगे मान भला वे क्या करे, एक दूसरे को नाहक धकियाते हैं। तो एक दूसरे को जो धकिया रहे हैं वो सम्मान क्या दें, इस बात पर विचार होना चाहिए। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय तक के लिए।